नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सेक्शन नंबर 66 पे, और उसी के रिलेटेड मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, बेसिकली यूट्यूब से जो मेरे सब्सक्राइबर्स से जो लोग देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनसे कंटिन्यूसली कुछ क्वेश्चंस आए और बहुत से क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए। बट देन कुछ कॉमन क्वेश्चन मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा, तो देन आई स्टार्टेड डाउटिंग कि यार कहीं मैंने तो उसको सही से पढ़ाया है कि नहीं। मतलब बिकॉज ऐसा हो रहा था कि बहुत से बच्चे एक ही पर्टिकुलर इस पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैंने पढ़ाया तो ढंग से है, बट देन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चों को वो पर्टिकुलर पॉइंट, एक जो आज हम इस वीडियो का के माध्यम से क्लियर करने वाले, वो पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ बच्चों को क्वेरी कंफ्यूजन है। तो ये वीडियो में कुछ हम नया नहीं बात करने वाले, हम सेक्शन नंबर 66 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करने वाले, जिसमें काफी क्वेरीज बच्चों को आ रही है। ओके, सो आई होप ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने स्पेसिफिकली लिख के मुझे ये सवाल पूछे, बिकॉज आप लोग कम्युनिकेट करते हो तब मुझे जाके पता चलता है कि मेरे भी कौन से पढ़ाने के तरीके में बदलाव कर सुधार आ सकता है, बदलाव किए जा सकते हैं। तो आप लिखते रहिए, जो भी आपके मन में है मुझसे पूछते रहिए, सो दैट मुझे भी पता चले कि बच्चों को कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम आती है। तो अभी हम, जैसे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसका सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 66। ये हमने भली बात ही कवर किया था, हमने सब कुछ इसके कवर किए, बहुत बड़ा सेक्शन है। बट इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 8 पे बहुत से बच्चे अटक रहे थे, इन केस वेयर क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली इस पे जंप करने के बजाय मैं एक ब्रीफ में फास्ट रीडिंग करने वाला हूं सेक्शन नंबर 66 की, और वो क्या बोलता है इसकी, ताकि उसके बाद हम वो पॉइंट नंबर 8 को अच्छे से डिस्कस कर सके। तो बेसिकली कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि कंपनी में बहुत सारे एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस हो जाते हैं, जो कि कंपनी को नहीं लगता कि फ्यूचर में कभी उसको इतना प्रॉफिट होने वाला है कि वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ कर पाएगा। या कभी असेट्स इतनी गिर जाती है, वैल्यू ऑफ असेट, कि हिस्टोरिकल कॉस्ट से भी ज्यादा, इन्हें इतनी ज्यादा नीचे गिर जाती है कि वो रियल आपकी वैल्यू नहीं बता रही होती है। से फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे और आपकी कंपनी के जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपके बैलेंस शीट में असेट साइड में दिख रही है, बराबर है, दिखती है। लेकिन जिस कंपनी के शेयर्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा था वो कंपनी अभी डूब रही है या बहुत ज्यादा डूब चुकी है, और उसी के साथ साथ आपने कुछ लैंड एंड बिल्डिंग लेकर रखी होगी, वहां पर भी ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस उसकी भी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई। आपने और भी कुछ जगह पर एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखा था जिसकी वैल्यू ड्रास्टिकली अब रिड्यूस हो गई है। रीजन इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, बट देन इसका इफेक्ट एक कॉमन, एक सेम है। इफेक्ट ये है कि आपकी जो असेट्स अभी मुझे बैलेंस शीट में दिख रही है और आपकी असेट जो एक्चुअली आपके पास है, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। और ये डिफरेंस आपको लगता है कि इसको मिटाना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। या और भी कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे कंपनी के पास बहुत सारा एक्सेस मनी पड़ा हुआ है और कंपनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी या कोई जगह ही नहीं है वो पैसा डालने के लिए, और कंपनी को लगता है कि मैं अननेसेसरी अपने मेंबर्स का पैसा लेके जमा करके मेरे पास होल्डिंग करके रखने में कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज मैं उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ बिजनेस में, और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न नहीं आएगा तो फिर मेरे शेयर होल्डर के प्राइसेस गिरते रहेंगे, मेरा मार्केट में नाम खराब होगा। इस खाली पड़े पैसे को अपने पास रखने के बजाय मैं क्या कर सकता हूं, मैं मेंबर्स को उनका पैसा वापस कर सकता हूं। ऐसे अलग अलग कई रीजनों की वजह से कंपनी को कभी कभी जरूरत पड़ सकती है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की। सर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब कि आपका जो अभी एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल है, आप उसको रिड्यूस कर रहे हो। तो अब देखो, रिड्यूस करने के कई सारे तरीके हैं, उसमें से हमने जैसे अभी एक्यूमुलेटेड लॉसेस जैसा हमने डिस्कस किया था। तो जैसे अगर आप ये देखेंगे, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में आपने देखा कि आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत सारे। सर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को असेट में आप क्यों लिख रहे हो? सर सोचे ना, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट कहां जाता है? असेट साइड। व्हाई इज इट एन असेट? बिकॉज फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तो आप पहले एक्यूमुलेटेड लॉसेस सेट ऑफ करेंगे, और ये लॉसेस एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी आप इसको लॉसेस को एज अ ये आप लोग एडजस्ट सेट ऑफ करते हैं। लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो होते हैं, इसको आप एडजस्ट करते हैं। ओके, तो ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है और ये इतनी ज्यादा हो चुके कि आपको कभी लगता नहीं कि क्रेडिट बैलेंस पीएनएल में इतना होगा कि इस एक्यूमुलेटेड लॉस को हम राइट ऑफ कर पाएंगे। और आपको लगता है कि आपकी कंपनी में जो पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू है वो थोड़ी इन्फ्लेटेड है, बिकॉज एक्चुअली आपके पास उसको देने के लिए कुछ पैसा नहीं है।
बिकॉज वो सब अमाउंट यहाँ एक्यूमुलेटेड लॉसेस में पड़ा हुआ है। तो आपके यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल एक वैल्यू दिखती है और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉस एक वैल्यू दिखती है। मैं नहीं चाहता कंपनी में ये ऐसा सिचुएशन पड़ा रहे, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक एंट्री पास करूंगा जिसमें मैं पेड अप शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा। पेड अप शेयर कैपिटल को जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको डेबिट करूंगा और एक्यूमुलेटेड लॉस जिसका डेबिट बैलेंस को मैं क्रेडिट कर दूंगा। इस वजह से होगा क्या, यहां से एक्यूमुलेटेड लॉसेस हट जाएंगे और इतने वैल्यू के पेड अप शेयर कैपिटल यहां पे माइनस हो जाएगा और आपका रियल पेड अप शेयर का वैल्यू यहां पे नजर आएगा। इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इससे क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक और बैलेंस शीट में आपके सामने लेता हूं जिसमें यहां पर एक फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स है, गुडविल है, गुडविल होती है ऑफकोर्स फिक्स्ड एसेट में, ये सारी चीजें है। चलो हम लोग कंफ्यूज ना होने के लिए फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं और यहाँ पे आपका पेड अप शेयर कैपिटल है। अच्छा हुआ क्या है कि फिक्स्ड एसेट जो वैल्यू आपके यहाँ पे दिख रही है ये इन्फ्लेटेड वैल्यू, उसकी करंट वैल्यू बहुत कम है। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वैल्यू दिख रही है इसकी भी करंट वैल्यू बहुत कम है। ये इन्वेस्टमेंट तो लगभग समझ लो जीरो हो चुकी है, मतलब ये तो आपको पूरा ही राइट ऑफ करना है। और ये जो फिक्स्ड एसेट है ये 50% राइट ऑफ करना है बिकॉज इसकी वैल्यू 50% कम हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, यहां से 50% एसेट निकालेंगे और ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट पूरा निकालेंगे और यहां से क्या निकालेंगे, सेम पेड अप शेयर कैपिटल को डेबिट करके आप यहां से इन्वेस्टमेंट पूरा निकाल देंगे और 50% ऑफ फिक्स एसेट निकाल देंगे और उस वजह से क्या होगा, आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो अब करेक्ट वैल्यू पे यहां पे दिखने लगेगा। ये हो गया। वापस से ये भी क्या है, तो ये भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल है। तीसरा और एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपके पास फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है। करंट एसेट में आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप जानते हैं कि बैंक बैलेंस भी आ जाता है और यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल है। अब हुआ यह है कि सर आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उस वजह से आपकी जो कैश इन हैंड है ये खाली पड़ी है, इसको आप यूज नहीं कर रहे, आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उस वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उस वजह से जो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो तो कम नहीं होगी। कंपनी देखो, जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तब लोग इन्वेस्ट करते हैं आप में, इन्वेस्ट करने के लिए ऑफकोर्स वो लोग देखते होंगे कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, what is the opportunity cost मतलब what is the opportunity that they have lost, मतलब आपकी कंपनी में पैसा डालने के बजाय अगर वो किसी और कंपनी में डालते तो उससे उनको क्या डिविडेंड मिलता है, उनकी कुछ एक एक्सपेक्टेशंस होती है शेयर होल्डर्स की। अब वो लोग की एक्सपेक्टेशन तो कम नहीं होगी, वो थोड़ी ना ये करेंगे कह रहे इस कंपनी को प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं है ज्यादा, इसीलिए इससे हम डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करते। नहीं, वही सोचेंगे यार ये 100 रुपए में इसकी जगह अगर दूसरे कंपनी में डालता तो वहां मुझे उस पर 16 रुपए डिविडेंड मिलता है, यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में आपके शेयर का वैल्यू गिरता रहे, इसलिए कंपनी खुद से ऐसा डिसाइड करेगी कि देखो हमारे पास बहुत सरप्लस कैश है, हमें कैश की कोई जरूरत नहीं है, यहां से सरप्लस कैश हम रिड्यूस करेंगे और यहां से हम पेड अप शेयर कैपिटल रिड्यूस करेंगे। ये थर्ड वे है जिससे कि रिडक्शन इन कंपनी हो सकता है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल आप कर सकते हो। और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप रिडक्शन इन कैपिटल कर रहे हो। तो बेसिकली आप समझिए आपका पेड अप शेयर कैपिटल का जो वैल्यू आपको कम करना है, तो ऑफकोर्स कंपनीज एक्ट इसके ऊपर शांत कैसे बैठ सकते हो, तो इसलिए उसके ऊपर एक बहुत सारा सेक्शन पूरा बना दिया, इसका सेक्शन नंबर है 66 और कुछ रूल्स भी है। मैं थोड़ा फास्ट रीडिंग करूंगा बिकॉज हमने इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको क्वेरी है, तो पूरा वापस में आपका टाइम लेके वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के बोला है सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन के बाद ही ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल मे बाय स्पेशल रिजोल्यूशन रिड्यूस द शेयर कैपिटल इन एनी मैनर एंड इन पर्टिकुलर में। दो जगह यहां पे बोला है, एक्चुअली 3 पॉइंट से आप कम कर सकते हो। पहला पॉइंट, extinguish or reduce the liability on any of its share in respect of share capital not paid up। इसके लिए हमने क्या लिखा था, इसके लिए हमने लिखा था कि 100 रुपीज के शेयर है, 100 रुपीज के शेयर है, 75 रुपीज पेड अप, मतलब आप फ्यूचर में कभी तो भी 25 रुपए और मंगाने वाले थे 25 रुपीज, आपने इसको एक्सटिंग्विश कर दिया, मतलब आपने इसको कैंसिल कर दिया और 75 पेड अप इसको ही, मतलब ये 100 के शेयर को कन्वर्ट कर दिया। इन शॉर्ट आपने 75 रुपीज फुल्ली पेड अप शेयर में किस पे कन्वर्ट किया, 75 रुपीज फुल्ली पेड अप शेयर में, यानी यू हैव एक्सटिंग्विश्ड द राइट टू रिसीव दिस 25 रुपीज। व्हाई, बिकॉज आपके पास उसकी वर्थ की असेट नहीं है, आपको पता है कि ये उसका इन्फ्लेटेड प्राइस रहेगा। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव डन इज यू हैव एक्सटिंग्विश्ड और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। ओके, और
आइदर विथ और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स। और दो चीजें आप कर सकते हो, कैंसिल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। ये बोल रहा है आपने, ये ए पॉइंट किया, बी का 1 बोल रहा है आप ऐसा भी कर सकते हो, 100 रुपीज के फुल्ली पेड अप शेयर्स थे, 100 रुपीज के फुल्ली पेड अप शेयर्स को आपने कन्वर्ट किया 75 रुपीज फुल्ली पेड अप में। ओके सर, इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ सर, अब आप इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप कितना नुकसान होगा? 75। मतलब आपने 25 रुपए जो उन लोगों ने दिए, आपने उनसे हाथ जोड़ के बोल दिया सर आप माफ कर दो, हम ये पैसे आपके डुबा चुके हैं, बिकॉज हमारे पास असेट ही नहीं है देने के लिए। इससे ये होगा कि शेयर होल्डर्स को कम पैसे जाएंगे और बाकी लोगों से ज्यादा पैसे जाएंगे, ऐसा है। अभी तीसरा, pay off any paid up share capital which is in excess of the want of the company, alter its memorandum by reducing the amount of share capital and of its shares respectively। और इसके बाद तीसरा आप जो कर सकते हो, ये कर सकते हो, फिर से 100 रुपीज के फुल्ली पेड अप शेयर्स थे। इसका पूरा डिटेल लॉजिक जानने के लिए जो लिंक में आप वो पूरा वीडियो देख सकते हो, 66 में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, इसलिए मैं थोड़ा भी फास्ट जा रहा हूं। 100 रुपीज फुल्ली पेड अप शेयर में आपने क्या कर दिया, 25 रुपीज आपने पे बैक कर दिया, ठीक है। और अब ये 75 रुपीज के फुल्ली पेड अप शेयर्स बन गए। ओके, और 25 रुपए आपने इनको पे बैक कर दिया। यहां पे आप उनसे 25 रुपए नहीं मंगा रहे, यहां पे उनके 25 रुपए आप वापस कर दे रहे हो। यहां पे उनसे मिले 25 रुपए को आप बोल रहे हो कि हमने इसको लॉस्ट कर दिया है, हमारे पास नहीं है, हम आपको वापस नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर? ओके Okay. No reduction shall be made. Section further provides that no such reduction shall be made if a company is in arrears in repayment of any of its deposit accepted by it either before or after commencement of this act or the interest payable thereon। पहले बाहर के किसी लोगों से या कंपनी के ही लोगों से, मेंबर्स से अगर आपने डिपॉजिट ले रखा है तो पहले डिपॉजिट रिपे करो, डिपॉजिट के सारे कोई अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो वो सॉल्व करो, उसके बाद ही आप रिडक्शन कैपिटल कर सकते हो। इसके लिए प्रोसेस दिया कि ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड टू इट अंडर दिस सबसेक्शन 2 सीजी एंड रजिस्ट्रार एंड सीबी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड बाय इट made to it by government registrar SEBI and creditors within a period of 3 months from the date of receipt of notice। इसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूं बिकॉज आज उसके ऊपर ही लोगों को कंफ्यूजन है, वो है क्रेडिटर्स। सर इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी ऐसा एक एप्लीकेशन करेगी कि कंपनी चाहती है हमारा शेयर कैपिटल जो है रिड्यूस करे, तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सीजी, आरओसी, सेबी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ओनली, और क्रेडिटर को इसका नोटिस देगा। यानी सीजी को बताएगा देख भाई ये कंपनी रिड्यूस कर रही है, आरओसी को बोला देख भाई ये कंपनी रिड्यूस कर रही है, सेबी को देख भाई ये लिस्टेड कंपनी रिडक्शन करना चाहती है, क्रेडिटर्स को बोला देख भाई इस कंपनी से तुझे पैसा आना है ना, इस कंपनी से तुझे पैसा आना है, ये कंपनी अपने शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है। सर क्रेडिटर को बताना क्यों जरूरी है? सीधी बात है भाई, क्रेडिटर ने जब आपके कंपनी को क्रेडिट दिया था तब उसको लग रहा था कि 100 रुपए का शेयर है, 100 इतने सारे लोग हैं शेयर होल्डर्स है, अगर मेरा पैसा डूब भी गया तो मैं ये 100 रुपए में से वसूल लूंगा। अब ये 100 का हो जा रहा है 75, 25 रुपए पर शेयर कम हो रहा है, ऑफ कोर्स क्रेडिटर को 25 रुपए कम मिलेंगे पर शेयर अगर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, तो शेयर सबसे ज्यादा तो क्रेडिटर्स को इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स क्रेडिटर को बताएगा ट्रिब्यूनल और 3 महीने के अंदर उनसे रिप्रेजेंटेशन मांगेगा। Provided that where no representation has been received from the CG, ROC, SEBI creditor within a said period, shall be presumed that they have no objection to the reduction। अगर उनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिला तो समझ लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सीजी ने पावर रीजनल डायरेक्टर को दे दी। Okay. The tribunal may, if it is satisfied that the debt or claim of every creditor of a company has been discharged or determined or has been secured or its consent is obtained, make an order confirming the reduction of share capital on such terms and condition as it may deem fit। यहाँ फिर से थोड़ा ध्यान दो क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोल रहा है। जब ट्रिब्यूनल को क्लियरली सेटिस्फैक्शन हो गया कि भाई क्रेडिटर्स के पैसे सेफ है, आइदर क्रेडिटर्स को डिस्चार्ज कर दिया गया, इसका मतलब क्रेडिटर्स के सारे पैसे चुका दिए गए, या तो क्रेडिटर्स को डिटरमाइन कर दिया गया कि भाई ये देख तेरा पैसा यहाँ पे एफडी में डाल के रखा हुआ है, अलग से रखा, हम इसको हाथ भी नहीं लगा रहे, ठीक है। भले मैं यहाँ शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहा हूँ, देख भाई मेरे पास बहुत कैश है, मेरे पास बहुत कैश है, मुझे इतना कैश नहीं रखना है, इसलिए मैं शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहा हूँ, तेरे जो पैसे देने हैं, क्रेडिटर को जो पैसे देने उसकी मैंने अलग से एफडी कर रखी है, तू टेंशन मत ले, तू बस तेरे पैसे डिटरमाइंड है, डेट जैसे ही तेरा ड्यू डेट आएगा तेरे को पैसे मिल जाएंगे। दूसरा, या तो आपने क्या कर दिया, उसको सिक्योर कर दिया, भाई देख मैं ये कम कर रहा हूं,
मैं शेयर कैपिटल कम कर रहा हूं बट मेरे पास असेट्स तो है ना, असेट्स तो है ना, मेरी एक हाथ असेट को एज अ सिक्योरिटी ले ले। चल अगर मैं नहीं भी दे पाया तो तू ये असेट बेच के अपने पैसे ले लेना, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे क्रेडिट शेयर होल्डर्स की वैल्यू कम हो रही है बढ़ रही है। ओके, और आपने उनसे कंसेंट ले लिया है, तो क्रेडिटर्स अभी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रेडिटर्स शुड बी सेटिस्फाइड कि उनके पैसे सेफ है, या उनको आइदर डिस्चार्ज कर दो और उनकी कंसेंट ले लो कि भाई आई एम अ क्रेडिटर ऑफ दिस कंपनी एंड आई डू नॉट ऑब्जेक्ट दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू रिड्यूस इट्स कैपिटल। इज दैट क्लियर? ओके, इतना होने के बाद ही ट्रिब्यूनल इसका ऑर्डर पास करेगा और कोई रूल्स रेगुलेशन भी इसमें लगा सकता है। Provided that no application for reduction of share capital shall be sanctioned by the tribunal unless the accounting treatment proposed by the company of such reduction is in conformity with the accounting standards specified in 133 or any other provision of this act, and a certificate to that effect by the company's auditor has been filed with the tribunal. तो आपको आपकी accounting treatment as per AS बताना है जो कि सेक्शन 133 में दिया है, और कंपनी के ऑडिटर का एक स्टेटमेंट भी आपको, सर्टिफिकेट भी लगाना है जिसमें क्लियर कट बता रहेगा कि इस रिडक्शन का हम ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले वो ये एएस को फॉलो करता है। ओके, फिर आया कि इसका करना क्या, आपको इसको पब्लिश करना है। पब्लिश कहां करोगे आप? जो भी ऑर्डर आपको मिलेगा कंफर्मेशन का ट्रिब्यूनल का, इसको आपको पब्लिश करना है इस उस मैनर में जो ट्रिब्यूनल ने बोला है। तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देते वक्त, कंफर्मेशन देते वक्त आपको बताएगा कि आपको कैसे इसको पब्लिश करना है। ओके, फिर इसके बाद डिलीवरी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ आरओसी। जब भी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर मिलेगा ट्रिब्यूनल से, आपको उसको आरओसी को देना ही पड़ेगा। पहले भी आरओसी को ट्रिब्यूनल ने बताया कि भाई देखिए रिडक्शन कर रहा है, अब बाद में आरओसी को आप बता रहे हो देखो हमको रिडक्शन करना था, हमको परमिशन मिल गई ट्रिब्यूनल से। आपको वो अकेले नहीं देना है, उसके साथ आपको देना है एक मिनट ऑफ मीटिंग। वो मिनट में बताया रहेगा कि क्या क्या डिस्कशन हुए, आप क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हो, तब जाके आपको परमिशन दी गई है। तो आप इसमें देखो, द कंपनी शैल डिलीवर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 3 and of a minute approved by the tribunal showing the amount of share capital, the number of shares into which it is to be divided, the amount of each share and the amount if any at the date of registration deemed to be paid upon such shares। तो आपको बताना है कि भाई हमारा शेयर कैपिटल टोटल 1 लाख का हो गया है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब 10,000 रहेंगे, उसके अलावा एक शेयर 10 रुपए का रहेगा और उसमें 10 रुपए पेड अप वैल्यू रहेगा। आपको ये बताना है कि भाई पहले हमारे इतने शेयर्स थे अब इतने रहेंगे, पहले शेयर का वैल्यू फेस वैल्यू ये था अब हम ये रखेंगे, इतना पेड अप पहले था अब इतना रखेगा। जो भी रियलाइज आपको एक्चुअल आप कर रहे हो वो आपको बताना है, और ये कब तक बताना है? विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। और इसका क्या करेगा आरओसी? इसको अपने पास सर्टिफिकेट, मतलब इसको अपने पास रजिस्टर करके रखेगा और इसका एक सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई आपने हमको बता दिया, अब आप ये कर लो, अभी आपने इंटीमेट कर दिया हमको, अब आप ये कर सकते हो। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू बायबैक। मैंने बताया बिकॉज सेक्शन नंबर 68 इटसेल्फ पूरा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की बात करता है, उसमें अलग से उसके रूल्स दिए हैं। तो बायबैक अगर आपको करना है तो आपको सेक्शन 68 को फॉलो करके करना है। ये बायबैक नहीं है, ये रिडक्शन इन कैपिटल है। ओके, क्लियर है? ओके, अब है पॉइंट नंबर 7। A member of a company, past or present, shall not be entitled to any call or contribution in respect of any share held by him exceeding the amount of difference, if any, between the amount paid up on shares or reduced amount, if any, which is to be deemed to have been paid up thereon, as the case may be, and the amount of share as fixed by the order of रिडक्शन। ये पॉइंट नंबर 7 समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको पॉइंट नंबर 8 के इंपॉर्टेंस समझेगा। पॉइंट नंबर 7 बोलता है कि एक जो मेंबर है कंपनी का, वो भले पास्ट हो प्रेजेंट हो, वो उसकी लाइबिलिटी क्या है आफ्टर रिडक्शन, ये जानना जरूरी है। सर आफ्टर रिडक्शन आपकी लाइबिलिटी उतनी रहेगी, आपकी लाइबिलिटी उतनी रहेगी कितनी? जो रिडक्शन करने के बाद आपका अमाउंट आया है, जो ऑर्डर रिडक्शन करने के बाद आपका वैल्यू है, ठीक है, वो एक अमाउंट है, एक साइड रखो उसको, और दूसरे साइड देखो डिफरेंस निकालना है आपको। डिफरेंस निकालने के लिए आपको समथिंग माइनस समथिंग करना पड़ेगा, तो डिफरेंस आएगा। तो एक तो आपने लिखा अमाउंट ऑफ शेयर्स एज फिक्स्ड बाय ऑर्डर ऑफ रिडक्शन। पहला क्या था ये देख लो, पहला था अ मेंबर ऑफ कंपनी पास शैल नॉट बी लायबल टू एनी कॉल और कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर हेल्ड बाय हिम एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द अमाउंट पेड ऑन शेयर्स और reduced amount paid on shares or reduced amount which is to be deemed to have been paid thereon as the case may be, and amount of shares as fixed by the order of reduction. Let us take some example to understand this better. तो let us take an example. ये समझने के लिए 100 रुपीज का फेस वैल्यू का शेयर है, लेकिन उसमें से 60 रुपीज पेड अप वैल्यू है। इज दैट क्लियर?
इसका मतलब अभी तक आप लोगों ने कितना पे किया है पर शेयर 60 रुपीज, जबकि शेयर पे कितना करना है 100 रुपीज। कंपनी ने किया सेक्शन 66 यूज करके रिडक्शन ऑफ कैपिटल, अब ये शेयर हो गया 75 रुपीज का। कितने का हो गया? 75 रुपीज, out of which what you are saying is out of which ₹60 is paid up, बराबर ना। पेड अप वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना सर। पेड अप वैल्यू कब चेंज होगा? जब एक्चुअल आप पे करोगे या पेड अप वैल्यू कैंसिल किया तो। यहाँ पेड अप वैल्यू कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे क्या किया है, जो अनपेड वैल्यू था, ए में लिखा था ना कि एक्सटिंग्विश द राइट और लाइबिलिटी, आपको अभी आपसे पहले कितना मंगा सकते थे? 40 रुपए, अब कितना मंगा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए। तो जो 30 रुपए ऊपर है, 25 रुपए, वो आपने इनफैक्ट रिड्यूस कर दिया। तो यहां पर अब मेरे को लाइबिलिटी समझना जरूरी है सर। पोस्ट, पहले मैं लाइबिलिटी समझाने के लिए आपको मैं प्री रिडक्शन लाइबिलिटी बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको पोस्ट रिडक्शन लाइबिलिटी बताऊंगा। सर प्री रिडक्शन आपकी लाइबिलिटी थी 100 माइनस 60 40, और पोस्ट रिडक्शन आपकी लाइबिलिटी होगी 75 माइनस 60, यानी कितना? 15। सर ये 75 माइनस 60 मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो अमाउंट as has been defined after reduction minus amount that has already been paid or deemed to have been paid। अब वापस से पॉइंट पढ़ो। A member of a company, past or present, shall not be liable to any call or contribution in respect of any share held by him exceeding the amount of difference, if any, between the amount paid on share. What was the amount paid on share? So 60 rupees was the amount paid on share. What was the, in our example, just give me 1 second, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, हाँ, amount paid up on share was sir 60 rupees. Okay, next. Okay, or reduced amount if any which is to be deemed to have been paid thereon, as the case may be, and the amount of shares as fixed by the order of reduction. What is the amount of share fixed as per the order of reduction? Sir, amount fixed per share is ₹75। तो सर आपका बोलने का मतलब ये है कि 75 is the amount fixed for the share and 60 rupees is the amount which has been paid on the share. So my liability would be max ₹15, which is unpaid amount on reduced value. बेसिकली क्या है, मेरा लाइबिलिटी कितना बचा अब? अनपेड अमाउंट ऑन रिड्यूस्ड वैल्यू। लॉजिकल भी है। पहले मेरा शेयर 100 का था, 60 पे थे, तो मेरे को 40 पे करने थे प्री रिडक्शन, और पोस्ट रिडक्शन अब मेरा शेयर ही 75 रुपीज का बचा है, मैंने 60 पे करके रखे, तो मेरी वैल्यू कितनी? 15 रुपए। लेकिन ये बदल जाएगा हम जब हमारा क्वेरी सॉल्व करने जाएंगे। हमारे क्वेरी आए थे बच्चों को, पॉइंट नंबर 8 उनको समझ में नहीं आया था, पॉइंट नंबर 8 को एकदम शांति से करेंगे अपन। इन केस वेयर क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट, वेयर द नेम ऑफ एनी क्रेडिटर entitled to object to the reduction of share capital under this section is by reason of his ignorance of the proceedings for reduction or of their nature and effect with respect to his debt or claim not entered on the list of creditors, and after such reduction the company commits a default within the meaning of section 6 of IBC code 2016 in respect of the amount of his debt or claim। बहुत ज्यादा बढ़िया काम है। मुझे एक बार फिर से बताइए कि जब आपको रिडक्शन करना तो स्टेप्स क्या है? कंपनी अप्लाई करेगी ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल नोटिस भेजेगा किसको? सीजी को, फिर और क्या था? आरओसी को, फिर सेबी को इन केस ऑफ लिस्टेड, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? क्रेडिटर को। क्या ये था कि नहीं था? वहां फोर्थ था ना, क्रेडिटर को भेजना था। तो क्रेडिटर को भेजेंगे तो एक क्रेडिटर को भेजेंगे, सारे क्रेडिटर्स को भेजेंगे? सर बताओ, क्रेडिटर्स को भेजना है, एक क्रेडिटर को भेजोगे या सारे क्रेडिटर को भेजोगे? सारे के सारे क्रेडिटर को भेजेंगे। ठीक है, तो आपने कंपनी से मंगाया लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। क्या मंगाया? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, कि भाई कंपनी बता तेरे क्रेडिटर कौन कौन है। कंपनी ने लिस्ट दी, 1 2 3 4 5 6 10 ऐसे 100 लोगों की लिस्ट दी। इसमें नाम है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, सो एंड सो। इस लिस्ट में, ये जब लिस्ट बन रही थी ना, ये जो पूरी लिस्ट बन रही थी, इस लिस्ट में मिस्टर एक्स का नाम नहीं आया है, मिस्टर एक्स का नाम नहीं डाले हैं, जबकि डालना चाहिए था। क्यों नहीं डाले? उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। कंपनी के इग्नोरेंस,
उसका टाइप ऑफ उसका क्रेडिटर, जैसे जिस टाइप से वो क्रेडिटर बना है, या कोई भी रीजन की वजह से उसको ये बात पता चलनी चाहिए थी रिडक्शन की, बीइंग अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, बट इस लिस्ट में उसका नाम नहीं डाला है। अच्छा, अब फर्ज करो अगर ये आप होते मिस्टर एक्स, आपने किसी कंपनी में प्रोडक्ट्स बेचे और उससे आपको पैसे मिलने हैं, और आपको बिना बताए कंपनी अपने मतलब रिडक्शन कर ले शेयर कैपिटल में, यानी पहले उनका एक एक मेंबर 100 रुपए देने के लिए लायबल था, अब उनका एक एक मेंबर सिर्फ 50 रुपए देने के लिए लायबल है, और आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और आपको पता भी नहीं चला, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? यार आप, अगर आपको पता चलता तो आप इस पे क्या करते? यू वुड हैव ऑब्जेक्टेड ऑन दिस। आप बोले होते कि भाई मेरे पैसे मेरे को वापस दो पहले, उसके बाद ये रिडक्शन करना, नहीं तो मैं रिडक्शन करने नहीं दूंगा। यानी आपके पास राइट था, आपके पास पावर थी, आप रिड्यूस, आप उसको रोक सकते थे, लेकिन आपको बताया ही नहीं कि आपको अंधेरे में रखा गया। क्या आपके साथ चीटिंग हुई या नहीं हुई? गलत हुआ ना आपके साथ, वही गलत हो रहा है। ऐसा आदमी वेयर द नेम ऑफ एनी क्रेडिटर, यानी मिस्टर एक्स was entitled, who is entitled to object, Mr. X was entitled to object, being a creditor of a company, to the reduction of share capital under this section by reason of his ignorance of the proceeding for reduction or of their nature and effect with respect to his debt or claim not entered on the list of creditors। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, मिस्टर एक्स का नाम इस लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में नहीं डाला गया, उस वजह से जो कि मिस्टर एक्स जो ऑब्जेक्ट करने के लिए एलिजिबल थे, ऑब्जेक्ट नहीं कर पाया। अब होगा क्या? ओके, अच्छा इतना ही नहीं, आपने पूरा पूरा सुन लो। एक तो मिस्टर एक्स का नाम डाला नहीं, ऊपर से बाद में फ्यूचर में, अब ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, ट्रिब्यूनल को थोड़ा ना सपना आएगा कि मिस्टर एक्स भी क्रेडिटर था। ट्रिब्यूनल तो जो इन्होंने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर दिया उसको इंटीमेट किया, उनसे उनके ऑब्जेक्शन लिए नहीं लिए जो भी है वो करके उन्होंने अपने ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होने के बाद कंपनी ने कॉन्ट्राविन किया, ये कंपनी अच्छा वर्ड है, कॉन्ट्राविन तो थोड़ा लॉ के हिसाब से हो गया, कंपनी ने किया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इन पेमेंट टू एक्स, टू मिस्टर एक्स, एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जो आपको सीए फाइनल के सिलेबस में है। अगर आप क्रेडिटर है और आपका पेमेंट नहीं होता है एक रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड तक, उसके बाद आप कंपनी को वाइंडिंग अप तक लेकर जा सकते हो, उनको कंपनी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर सकते हो। एक उसमें सेक्शन है, मैंने ऐसा बोला है कि अगर आप क्रेडिटर, आपको कंपनी से पैसे मिलने थे, कंपनी ने आपको पैसे नहीं दी, जो भी एक मिनिमम अमाउंट के ऊपर होना चाहिए, मिनिमम डेज के बाद होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप उनके अगेंस्ट में केस करेंगे, कहां पर? ट्रिब्यूनल के पास, एनसीएलटी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि सर इस कंपनी को आप इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दो, ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है, ये कंपनी डूब चुकी है, इंसॉल्वेंट हो गई है, इसको आप बेच के मेरा पैसा निकलवाओ। तो अब देखो क्या हुआ है, कंपनी ने कर दिया डिफॉल्ट, तो अब मिस्टर एक्स ने बोला कि देख बेटा, तू अगर मेरे पैसे नहीं देगा तो मैं तेरे को आईबीसी में केस कर दूंगा। और तब जाके मिस्टर एक्स को पता चला, तब जाके मिस्टर एक्स को पता चला कि उसका रिडक्शन हुआ है और कभी उसको बताया भी नहीं गया, जो कि आइडियली उसको पता लगना चाहिए था। अब देखो उसके पास कुछ एडिशनल राइट्स आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज उसके साथ डिफॉल्ट हुआ और उसके साथ चीटिंग हुई, उसको कुछ एडिशनल राइट मिला, राइट नंबर ए और राइट नंबर बी। राइट नंबर ए देखो, every person who was a member of a company on the date of registration of the order for reduction of by the registrar shall be liable to contribute to the payment of that debt or claim an amount। पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, हम लोगों ने क्या बोला था? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऐसी है कि ट्रिब्यूनल, कंपनी ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगी, ट्रिब्यूनल इन चारों लोगों को नोटिस भेजेगा, इन लोग से रिप्रेजेंटेशन लेगा, रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर उसको लगा कि सारे क्रेडिटर्स डिटरमाइंड हो गए, डिस्चार्ज हो गए या सिक्योर्ड हो गए या उनका कंसेंट मिल गया, तो उसके बाद कंपनी ऑर्डर देगी, ट्रिब्यूनल कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा कि भाई आप रिडक्शन कर लो। ऑर्डर मिलते ही आपको करना क्या? आपको 30 डेज के अंदर आरओसी को इंटीमेट करना है। आरओसी के रजिस्टर करने के बाद जाके आप एक्चुअल एंट्री मार सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस दिन आरओसी ने ये चीज रजिस्टर की, जिस दिन आरओसी ने ये रिडक्शन रजिस्टर किया है ना, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जिस दिन रिडक्शन ऑफ कैपिटल रजिस्टर हुआ उस दिन कौन कौन मेंबर था पहले ये बताओ, उस दिन की लिस्ट ऑफ मेंबर बताओ। ये लोग थे, इन लोगों ने रिडक्शन कराया, क्योंकि ये लोग मेंबर थे, इन लोग के रहते ये रजिस्टर हुआ, इसका मतलब ये लोग मेंबर थे, इन लोगों ने रिडक्शन करवा लिया, लेकिन मिस्टर एक्स को धोखा देके। तो अब देखो, एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, यानी ये लिस्ट का हर एक इंसान जो मेंबर ऑफ कंपनी था ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ
रिडक्शन बाय रजिस्ट्रार शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द पेमेंट ऑफ दैट डेट और क्लेम। इन लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? मिस्टर एक्स के पेमेंट के लिए, सपोज मिस्टर एक्स का पेमेंट था 1 लाख, ठीक है, तो इन लोगों को 1 लाख कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? 1 लाख। अभी देखो लेकिन कैसे होगा वो देखो, पूरा ध्यान से देखो। एन अमाउंट, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट which he would have been liable to contribute if the company had commenced winding up on the day immediately before the said date। अब बहुत ज्यादा अमेजिंग है सर, यानी यहां पर इन लोगों की लाइबिलिटी देखो क्या है। ये जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स है ना, इनकी लाइबिलिटी देखो, इनकी लाइबिलिटी जो है ये है सेम एज बिफोर रिडक्शन। यानी सर रिडक्शन ऑफ कैपिटल होने से पहले जो लाइबिलिटी थी इन मेंबर्स की वही लाइबिलिटी रहेगी अभी भी, भले ही रिडक्शन हो गया हो। इसका मतलब पहले वो 100 माइनस 60 40 के लिए लायबल थे, अभी वो 75 माइनस 60 15 के लिए लायबल है। आप बताइए इनकी लायबिलिटी 15 रहेगी या 40 रहेगी? सेम एज बिफोर रिडक्शन, यानी कि 40 उनकी लायबिलिटी रहेगी। आप उनको अज्यूम करोगे कि रिडक्शन हुआ ही नहीं है। क्यों ऐसा अज्यूम करोगे कि रिडक्शन हुआ नहीं है? क्योंकि सर उन्होंने रिडक्शन जो किया था ना वो धोखा देके किया था, तो उनकी लायबिलिटी जो रहेगी वो ये इतनी रहेगी, 40 रुपए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देख लो। प्री रिडक्शन जो उनकी लायबिलिटी वो लायबिलिटी रहेगी। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि मिस्टर एक्स को बताए बिना रिडक्शन किया ना आपने, तो मिस्टर एक्स के लिए आपका रिडक्शन हुआ ही नहीं है। भले बाकी, अच्छा मिस्टर एक्स के साथ साथ यहाँ पे सपोज मिस्टर वाई भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो। सपोज यहाँ पे मिस्टर वाई भी था, लेकिन मिस्टर वाई को इंटीमेट किया था, उसने अपना कंसेंट दिया, तो मिस्टर वाई को पेमेंट करने के लिए आपको 15 ही लायबिलिटी है आपकी। लेकिन जस्ट बिकॉज मिस्टर एक्स को आपने इंटीमेट नहीं किया था और उसको अंधेरे में रख के आपने रिडक्शन किया है, तो मिस्टर एक्स की डेट के लिए हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये रिडक्शन हुआ ही नहीं। आपकी लायबिलिटी कितनी रहेगी? स्टिल आपकी लायबिलिटी रहेगी पूरी 40 रुपीज जो कि पहले थी बिफोर रिडक्शन। एंड प्लस सुनो, इफ द कंपनी इज वाउंड अप, अगर सच में कंपनी के वाइंड अप होने के दिन आ गए, द ट्रिब्यूनल में on the application of any such creditor and the proof of his ignorance as aforesaid, if it thinks fit, settle a list of persons so liable to contribute and make and enforce calls and orders on contributories settled on the list as if they were ordinary contributories in the winding up। अगर यहां पर तो पहले क्या बोला कि अज्यूम करो कि वाइंडिंग अप होता तो जो पे करना होता वो पे करो। पहले इसमें क्या बोला? लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द पेमेंट ऑफ दैट डेट। कितना लायबल रहते हैं आप? एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट विच ही वुड हैव बीन लायबल। सर ये वुड हैव बीन लायबल मतलब आप अज्यूम कर रहे हो कि जो उसकी पहले हो सकती थी वो अभी उसको देना है। इन शॉर्ट आप ये बोल रहे हो ना कि सर प्री रिडक्शन जो उसकी लायबिलिटी हो सकती थी उसको ये देनी है। ये हो सकती थी मतलब आप कब जा रहे हो? अगर वाइंडिंग अप हुआ नहीं लेकिन पेमेंट करना पड़ रहा है, डिफॉल्ट हुआ है, वाइंडिंग अप नहीं हुआ है, तो आपकी लायबिलिटी पहले ऐसे रहेगी। डिफॉल्ट हुआ है और इतना खतरनाक कंपनी का हालत है कि वाइंडिंग अप एक्चुअली करना पड़ रहा है, तो उस केस में भी आपको अब एक्चुअल वाइंडिंग अप हो रहा है तो एक्चुअल पेमेंट मिलेगा, तो फिर से आपकी लायबिलिटी कितनी रहेगी? तो आपकी लायबिलिटी सेम एज बिफोर तो रहेगी, सेम एज बिफोर। और तो और अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनो, अब ये पॉइंट अगर समझ गए मतलब आप लोग आगे ये फाइनल के लेवल पे। देयर वॉज अ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब मिस्टर एक्स तो अकेला नहीं था, बराबर, मिस्टर वाई था, ABCD बहुत थे। मिस्टर ए से तो लेके मिस्टर वाई तक एक्सेप्ट मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को छोड़ के बाकी सारे लोगों के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वो 15 रुपए पर मेंबर शेयर होल्ड पर शेयर के हिसाब से किया जाएगा, बिकॉज दैट वाज द
पोस्ट रिडक्शन अनपेड वैल्यू कितना, पोस्ट रिडक्शन अनपेड था 15 रुपए। तो मिस्टर ए से तो अब वाइंडिंग अप हो रहा है ना दोस्त, तो वाइंडिंग अप में सिर्फ मिस्टर एक्स को पैसा नहीं मिलेगा, पूरे कंपनी को पैसा मिलेगा। तो वाइंडिंग अप के लिए मिस्टर ए से लेके मिस्टर जेड तक, इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूं मिस्टर जेड तक एक्सेप्ट मिस्टर एक्स, सब लोगों के लिए 15 रुपए पर शेयर ही कंट्रीब्यूट किया जाएगा और पे किया जाएगा। केवल और केवल मिस्टर एक्स के लिए 40 रुपए पर शेयर कंट्रीब्यूट होगा और उनको उनके 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ये जो बेनिफिट मिस्टर एक्स को मिल रहा है ना, ये बेनिफिट इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनके साथ पहले चीटिंग हो चुकी है। क्या चीटिंग हुई है कि उनको बताया नहीं गया है रिडक्शन के बारे में। बाकी ए से लेके जेड तक, एक्स को छोड़ के बाकी जितने भी है सब लोगों को पहले बताया गया, उन लोगों को डिस्चार्ज किया, सिक्योरिटी दिया, सब किया, उनको कंफर्म किया, उनसे कंसेंट लिया, उसके बाद रिडक्शन किया। तो उन लोगों को तो कोई शॉक और कुछ हुआ ही नहीं ना, उनको तो पता था ये होने वाला है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो पहले एडजस्टमेंट किया होगा, तभी जाके आज वो 15 पे मैनेज हुए, मान गए। लेकिन एक्स को तो बताया ही नहीं गया ना, उसको लग रहा था कि सबसे 40-40 लेना, और सडनली उसको पता चला कि भाई तो 15 ही दे रहे हैं ये लोग, तो गलत हो रहा है उसके साथ, इसलिए उसको 2 एडिशनल बेनिफिट दिया। इज दैट क्लियर? तो पहला बेनिफिट क्या है कि लायबिलिटी उनकी क्या करोगे आप, 40 रखोगे। और अगर दूसरा पॉइंट बोला कि अगर सच में वाइंडिंग अप हो रहा है तो बाकी लोगों के लिए आप भले ही 15 रुपए पर शेयर से कंट्रीब्यूट करो, मिस्टर एक्स की जो डेट है उसके लिए इट विल बी एनफोर्स्ड कि वो 40 रुपए पर शेयर से कलेक्ट करे, जमा करे। अब मैं वापस पढ़ रहा हूं। इफ द कंपनी इज बाउंड अप, द ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन बाय सच क्रेडिटर एंड प्रूफ ऑफ हिज इग्नोरेंस एज अफोरसेड, पहले उसको अपने ये बताना पड़ेगा, देखो ये बिल कि मेरे को 1 लाख रुपए इनसे लेने थे, ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। दूसरा, ये देखो प्रूफ, जिस दिन रिडक्शन हुआ उस दिन इनकी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स देखो, इसमें मेरा नाम नहीं है, मेरे को इंटीमेट ही नहीं किया गया, मेरा मेल आईडी चेक कर दो, मेरा ईमेल आईडी चेक कर दो, इनके यहाँ पे सेंड मेल चेक कर दो, मुझे कोई इंटीमेशन नहीं आया कि कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रही है। ये 2 प्रूफ, ये दोनों प्रूफ देखने के बाद if it thinks fit settle a list of persons so liable to contribute, तो सबसे पहले क्या करेगा ट्रिब्यूनल लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स बनाता है। जब भी वाइंडिंग अप होता है देयर इज अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स कि कौन कौन लोगों से कितना पैसा हमको लेना है कंपनी को, ताकि वो जिन लोगों को पैसा देना है उनको पैसे दे सके। बराबर है, यही होता है लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। तो लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स बनाएगी ट्रिब्यूनल एंड मेक एंड एनफोर्स कॉल्स एंड ऑर्डर्स ऑन द कंट्रीब्यूटर्स सेटल्ड ऑन द लिस्ट। और तो और ट्रिब्यूनल उनको ऑर्डर करेगा, भाई 15 नहीं 40 दे। तो आगे वाला नहीं बोलेगा क्यों 40 दे, कोर्ट को पूछते हो क्या क्यों, नहीं पूछेगा क्यों, क्योंकि भाई तूने मिस्टर एक्स को धोखा दिया है, 40 दे। मैं बोल रहा हूं 40 दे, मेक एन एनफोर्स, नहीं दे रहा तेरा घर बेच के मैं 40 लूंगा, लेकिन तेरे से 40 पर शेयर ही लूंगा, है ना। एंड इफ दे आर ऐसे कंट्रीब्यूट करेंगे जैसे इफ दे आर ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटर्स इन द वाइंडिंग अप। इज दैट क्लियर? ओके, पॉइंट नंबर 8 में ज्यादा प्रॉब्लम था इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स अमंग देमसेल्व्स। व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स अमंग देमसेल्व्स? 2 कंट्रीब्यूटर थे, किसी एक ने डबल पे कर दिया है और दूसरे ने पे नहीं किया है, तो अब जो दूसरा वाला है पहले वाले को पे करके दोनों के इक्वल कर देगा, इसको बोलते हैं राइट अमंग कंट्रीब्यूटर्स। फिर लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर बोला है नोइंगली कंसील कर। अभी यहां देखो नोइंगली कंसील द नेम ऑफ क्रेडिटर, अपने केस में क्या था ना, नोइंगली मिस्टर एक्स का नाम छुपाया था, या नोइंगली मिसरिप्रेजेंट द नेचर ऑफ डेट और क्लेम, और अबेट्स और प्राइवेट ऑफ एनी कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंट। तो ये सब सारे कहां जाएंगे 447 में। ओके, और अगर आपने ट्रिब्यूनल ने जैसा बोला वैसा आपने पब्लिश नहीं किया तो आपको 5 लाख से 25 लाख तक की सजा मिलेगी, और बाकी सब इट विल रिमेन सेम। तो ये सेक्शन 66 का हमने पॉइंट नंबर 8 डिटेल में डिस्कस किया। अभी भी अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी या कंफ्यूजन आता है, ये पॉइंट किस केस के लिए, इस केस के लिए कि जो आपको क्रेडिटर को बताना चाहिए था लेकिन आपने बताया नहीं, उस केस में उस क्रेडिटर के साथ जब गलत हो रहा है तो इसलिए उसको 2 एडिशनल पावर दिए। क्या 2 एडिशनल पावर दिए कि जो कंट्रीब्यूशन करना है आपको ऐसा कंट्रीब्यूट करना है जो आपने पहले करते थे। अगर रिडक्शन के पहले जो आपका ड्यू था वही ड्यू अभी रहेगा, हमने रिडक्शन को इग्नोर कर देंगे। और दूसरा पॉइंट बोला है कि एक्चुअल वाइंडिंग अप होता है तो एक्चुअल लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर बनेगी और ट्रिब्यूनल उनसे 15 की जगह 40 रुपए कलेक्ट करवाएगा सो दैट वो मिस्टर एक्स को पेमेंट कर सके। तो 2 उसको एडिशनल पॉइंट दिए हुए, बाकी सब तो सारा सब कुछ सेम है। तो आई होप ये वीडियो में आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हुई हो, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगी और आपकी क्वेरी सच में इससे सॉल्व होती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट व्हाटएवर यू फील। आपको कुछ अगर अलग वीडियो, कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको क्वेरी आ रही है, आपको लगता है बहुत आपके दोस्तों को भी नहीं समझ रहा है, डिस्कशन करते हो उस पर आपको और डिटेल चाहिए, ऐसी चीजें मुझे बताइए लॉ और EIS के रिलेटेड, तो मैं आपको लिए उसके लिए भी वीडियो बनाकर आपके लिए पेश करूंगा। और थैंक्स अ लॉट फॉर योर वंडरफुल टाइम। प्लीज डू कमेंट, मुझे कमेंट्स पढ़ के बड़ा मजा आता है, थोड़ा मेरा भी सोच लो। ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ।